हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मुगल वंश की पृष्ठभूमि। चलिए इनसे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा किया गया था। तो बाबर का जो जन्म हुआ, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना नामक स्थान पर हुआ था। फरगना नामक स्थान पर 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है। फरगना एक छोटा सा क्षेत्र था जो मध्य एशिया का क्षेत्र था। फरगना के शासक उस समय उनके पिता, फरगना के शासक थे उनके पिता, और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था, बाबर के जो माता थे, माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। निगार खानम। पिता जो थे, पिता के जो वंश था वह था चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। और माता के जो वंश थे वो था मंगोल वंश। मंगोल वंश, जिससे चंगेज खान जुड़े थे। यानी चंगेज खान का भी जो वंश था वो मंगोल वंश ही था। तो माता जो थे कुतलुग निगार खानम, वो मंगोल वंश से थे, और पिता उमर शेख मिर्जा चगताई तुर्क वंश से संबंधित थे। और उनसे ही बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी में। जब बाबर 12 वर्ष का था, जब बाबर 12 वर्ष का था तो उसी समय उसकी पिता की, उमर शेख मिर्जा की, किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है तो फरगना का शासक बनता है बाबर। फरगना का शासक बनता है बाबर। और उस समय बाबर की उम्र जो था केवल 12 वर्ष का था। लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में जब वो फरगना का शासक बनता है तो इनके रिश्तेदार, सगे संबंधियों से इनको भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके रिश्तेदार चाहते थे कि फरगना का शासक वो लोग बने, लेकिन बाबर को बनाया गया। तो इनके जो रिश्तेदारों में थे, सगे संबंधी, रिश्तेदारों में इनके जो चाचा थे, चाचा अहमद मिर्जा, अहमद मिर्जा, और मामा महमूद खान। इनके रिश्तेदारों में इनके चाचा और इनके मामा इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि फरगना का शासक बाबर रहे। तो इसलिए इन लोगों के बीच आपस में हमेशा टकराहट बनी रहती थी। लेकिन बाबर ने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, अपनी कुशलता का प्रयोग करके फरगना पर अपनी शासन को स्थापित कर दिया, और अपने चाचा अहमद मिर्जा को फरगना के जो पड़ोसी क्षेत्र थे, समरकंद अहमद मिर्जा को दे देता है। अहमद मिर्जा को
दे देता है। लेकिन बाबर ने समरकंद अहमद मिर्जा के नियंत्रण में तो दे दिया, लेकिन बाबर के दिमाग में हमेशा ये चलता था कि वो किसी प्रकार से समरकंद को अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि समरकंद का उस समय बहुत ही बड़ा महत्व था। इसका पहला महत्व ये था कि फरगना के क्षेत्र से समरकंद की सीमा लगती थी, तो फरगना की सुरक्षा के लिए उस समरकंद को जीतना बाबर के लिए अति आवश्यक था। दूसरी बात थी कि समरकंद जो था लगभग पीछे 150 वर्षों तक तैमूर वंश की राजधानियां रही थी, इसलिए वो प्रतिष्ठा का भी विषय बाबर इसको मानता था। यदि बाबर इस पर अपनी शासन की स्थापना करता है तो उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती। तो इस उद्देश्य से बाबर ने समरकंद को जीतना आवश्यक समझा और फरगना पर कब्जा करने के बाद बाबर समरकंद को जीतने की प्लानिंग किया और समरकंद को जब वो जीतने के लिए आता है, समरकंद पर जब अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आता है, तो उसी समय फरगना में आंतरिक विद्रोह होता है, जिसमें इनके रिश्तेदारों का भी हाथ होता है और उस आंतरिक विद्रोह के कारण फरगना बाबर के हाथ से निकल जाता है और इनके रिश्तेदारों ने उन पर कब्जा करके अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब बाबर समरकंद को तो जीत लेता है, लेकिन फरगना उनके हाथ से निकल जाता है। बाबर पुनः समरकंद से फरगना की तरफ आता है। बाबर पुनः समरकंद से फरगना को जीतने के लिए आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, इनके रिश्तेदारों का कब्जा फरगना पर हो जाता है। अब फरगना बाबर के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बाबर जब फरगना को जीतने के लिए पुनः आता है तो इनके रिश्तेदारों से यहां युद्ध होती है, जिसमें बाबर हार जाता है। लेकिन जब यहां पुनः आता है और युद्ध में जब लीन होता है, जब युद्ध चल रहा होता है, तो उसी समय समरकंद पर एक उज्बेक सरदार जिनका नाम था सेवानी खां, यानी बाबर जब समरकंद से पुनः फरगना आता है और फरगना को बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के बीच या विद्रोहियों के बीच युद्ध में लीन होता है, तो उसी समय समरकंद पर उज्बेक सरदार का आक्रमण हो जाता है और उज्बेक सरदार जो सेवानी खां थे वो समरकंद को जीत लेता है और वहां के शासक घोषित कर देता है अपने को। अब यहां पर फरगना में बाबर युद्ध लड़ते रहता है, लेकिन फरगना को वो जीत नहीं पाता है, यहां उसकी हार हो जाती है। परिणाम फरगना उनके हाथ से निकल जाता है। पुनः जब फरगना उनके हाथ से निकल जाता है तो बाबर क्या करता है, फरगना को छोड़ करके, फरगना तो अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा, फरगना से वो पुनः समरकंद को बचाने के लिए वापस जाता है। जब समरकंद को बचाने के लिए जाता है तो समरकंद में जो वहां के शासक होते हैं उस समय सेवानी खां और बाबर के बीच युद्ध होता है। ये दोनों के बीच युद्ध होता है और वो युद्ध का नाम है सर-ए-पुल का युद्ध। उस युद्ध का नाम है सर-ए-पुल का युद्ध और यह युद्ध 1502 ईस्वी में होता है। लेकिन इस युद्ध में सेवानी खां की जीत हो जाती है, बाबर हार जाता है और सेवानी खां बाबर को मध्य एशिया से भगा देता है। जब सेवानी खां इस क्षेत्र से भाग जाता है, इनको भगा देता है, तो अब वो निर्वासित जीवन बिताने लगता है। अब वह निर्वासित जीवन बिताने लगता है और ये जो है लगभग 2 वर्ष तक वो निर्वासित जीवन बिताता है।
लेकिन जब वह निर्वासित जीवन बिताता है, भटकते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, कोई अस्थाई इनका तो सारा चित्र निकल जाता है हाथ से। तो जब निर्वासित जीवन बिताता है तो इसी समय एक बुढ़िया इनको एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी में भारत के बारे में बताता है, भारत की विशेषता के बारे में बताता है, भारत किस प्रकार सोने की चिड़िया है इनके बारे में बताता है। और इस कहानी से उनके मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि बाबर का ध्यान अब भारत की तरफ आ जाता है। और भारत की तरफ आने के बाद बाबर क्या करता है, तो काबुल का जो क्षेत्र है, काबुल के क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए अब प्रयत्न करने लगता है, काबुल के क्षेत्र को। जब ये काबुल के क्षेत्र को प्रयत्न करने लगता है तो काबुल के क्षेत्र पर भी इनके सगे संबंधियों का नियंत्रण रहता है। लेकिन कई बार काबुल को लेकर के बाबर और इनके सगे संबंधियों में, विद्रोहियों में युद्ध होता है। अंततः बाबर काबुल को जीत करके अपने कब्जे में कर लेता है। जब काबुल को अपने कब्जे में कर लेता है तो अब बाबर का ध्यान भारत की तरफ आता है। काबुल को अस्थायी रूप से वह अपने नियंत्रण में ले लेता है। दोस्तों, जब बाबर काबुल क्षेत्र पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसी समय भारत के शासक, मेवाड़ के शासक, उस समय मेवाड़ का शासक था मेवाड़ का शासक राणा सांगा। उस समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। राणा सांगा बाबर को भारत आमंत्रण के लिए संदेश भेजता है। वह चाहता है कि आगरा को वह अपने कब्जे में ले। इसके लिए राणा सांगा बाबर को निमंत्रण पत्र भेजता है। दूसरी तरफ जो उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे वह लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, दिल्ली से शासन कर रहा था। तो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार दौलत खां, दौलत खां अपने चाचा को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था। इसलिए दौलत खां ने बाबर को निमंत्रण पत्र भेजा कि वो उनकी मदद करे। तो ये दौलत खां के निमंत्रण पत्र पाकर और मेवाड़ के जो शासक राणा सांगा थे इनके निमंत्रण पाकर बाबर के लिए एक स्वर्णिम अवसर का आगाज होता है। क्योंकि बाबर के मन में तो चल ही रहा था वो किस प्रकार भारत को अपने नियंत्रण में ले, भारत पर अपनी शासन स्थापित करे, भारत का शासक बने। और जब भारत के शासक, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का निमंत्रण पत्र जाता है और दौलत खां लोदी का निमंत्रण पत्र जाता है तो उनके लिए एक सुनहरा मौका उनके सामने उपस्थित होता है। अब बाबर काबुल से आगे भारत की तरफ बढ़ता है और भारत की तरफ बढ़ने के बाद वो पंजाब के क्षेत्रों में एक जाति शासन करता है। उस समय वो जाति का नाम है यूसुफ जाई जाति। और यूसुफ जाई जाति के साथ 1519 ईस्वी में बाबर की लड़ाई होती है और बाबर यूसुफ जाई जाति को हरा देता है। और इन क्षेत्रों पर, यहां पर जो बागोर क्षेत्र थे, बागोर और खेरा, बागोर और खेरा का जो क्षेत्र होता है
इस पर वो अधिकार कर लेता है। तो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति को हरा करके बागर और खेरा के क्षेत्र को जीत करके बाबर आगे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वो सियालकोट को जीतता है। सियालकोट को जीतता है, फिर आगे बढ़ करके हिसार फिरोज का जो क्षेत्र है उनको जीतता है और यहां से आगे बढ़ते बढ़ते वह पानीपत के मैदान में आ जाता है। पानीपत के मैदान में आ जाता है, जहां पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मुकाबला होता है और इसे ही पानीपत का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को होता है, इसी में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल वंश की नींव डालता है। तो आज की वीडियो में हमने मुगल वंश के जो पृष्ठभूमि थे, जो बाबर के आरंभिक जीवन से जुड़े हुए थे, उनसे जो जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था उनको एक एक करके हमने देखा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतता है और मुगल वंश की नींव रखता है और मुगल वंश का विस्तार करता है। हालांकि उसका जीवन भारत में बहुत लंबा तो नहीं रहा, क्योंकि 1526 ईस्वी में वह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है और 1529 ईस्वी में वो घाघरा का युद्ध लड़ता है और उसके एक साल बाद यानी 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत में मुगल वंश की नींव तो डाल देता है, लेकिन मुगल साम्राज्य को अस्थायी रूप से स्थापित करने में वह असफल रहता है, यानी बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना वो नहीं कर पाते हैं। ये काम अकबर के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी तो बाबर को अंतिम रूप से कहां दफनाया गया था। चलिए इनका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे।